यदि किसी एनिमल के अंदर फ्रैक्चर हो भी जाता है तो उसके लक्षण क्या आते हैं? तो लक्षण हम सब जानते हैं, किसी बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो उस एनिमल के अंदर वहाँ दर्द होगा इसके अंदर, और साथ में वहाँ पे स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाती है। और जिस भाग के अंदर ये फ्रैक्चर हुआ है वहाँ का जो लोकोमोशन है, यानी कि यहाँ से पशु एनिमल्स का चलना फिरना है, वहाँ वो भी प्रभावित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस भाग के अंदर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ का लोकोमोशन प्रभावित होता है, अर्थात पशु की जो चाल है वो बिगड़ जाती है, अर्थात पशु जो वो लंगड़ा कर चलता है। तो ये कुछ इसके अंदर लक्षण आते हैं। पशु के दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी उस हिस्से के अंदर यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, और पशु की चाल के अंदर फर्क पड़ जाएगा, अर्थात लोकोमोशन प्रभावित होगा, पशु लंगड़ा कर चलेगा। तो ये इसके अंदर लक्षण आते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस जो होता है, यानी कि फ्रैक्चर का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि इस एनिमल के अंदर फ्रैक्चर है। तो डायग्नोसिस हम उसकी हिस्ट्री के आधार पर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के आधार पर हो सकता है, उसके लक्षणों के आधार पर हम कर सकते हैं, लक्षण देख के हम उसको बता सकते हैं कि यह फ्रैक्चर है, या हम एक्सरे के आधार पर एक्सरे ले लेंगे उसका, और एक्सरे के अंदर भी वो फ्रैक्चर हमारे को दिख जाएगा, और कौन से टाइप का फ्रैक्चर है वो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो किस तरीके का फ्रैक्चर है वो इसमें पता लग जाएगा। तो एक्सरे से हम कर सकते हैं, लक्षणों के आधार पे कर सकते हैं, हिस्ट्री के आधार पर हम फ्रैक्चर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब देखो, किसी एनिमल के फ्रैक्चर हो गया है और फ्रैक्चर की जो हीलिंग होती है या फ्रैक्चर ठीक कैसे होता है उसकी अवस्थाओं के बारे में देख रहे हैं। तो इसकी 4 फेज होती है, 4 इसमें अवस्थाएं आती है। तो वो अवस्थाएं इसके अंदर कौन-कौन सी आती है उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहली अवस्था या पहली फेज होती है इसमें हेमेटोमा का निर्माण। हेमेटोमा का निर्माण होता है पहली फेज के अंदर। दूसरी फेज के अंदर यहाँ पे बनता है प्राइमरी सॉफ्ट कैलस, यानी कि यहाँ पे किसका निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राथमिक या प्राइमरी सॉफ्ट फाइब्रस कैलस। और तीसरी अवस्था आती है, इसमें बनता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राथमिक, यहाँ पे सॉफ्ट फाइब्रस कैलस बन रहा था तो यहाँ पे प्राइमरी या प्राथमिक बोन कैलस का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से जो इसकी चौथी अवस्था आती है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी की जगह यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, द्वितीयक या सेकेंडरी द्वितीयक बोन कैलस का निर्माण होगा। तो इसकी 4 फेज आती हैं। सबसे पहले हेमेटोमा का निर्माण होता है, दूसरी अवस्था के अंदर प्राथमिक सॉफ्ट फाइब्रस कैलस बनता है, तीसरी अवस्था के अंदर प्राइमरी बोन कैलस बनता है, और चौथी अवस्था के अंदर देखा जाता है तो द्वितीयक बोन कैलस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जैसे हेमेटोमा का निर्माण कैसे होता है। अब देखो, हेमेटोमा का जो निर्माण है, तो जैसे ही मान लो किसी हड्डी के अंदर वहां पे फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर जब होता है तो वहां की जो भी ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि रक्त वाहिनियां जो होती है वो भी रप्चर हो जाती है। रप्चर आएगी, हो जाएगी, तो वहां से खून या ब्लड निकलेगा, और वो ब्लड जो होता है उस फ्रैक्चर के जो टुकड़े हैं, फ्रैक्चर की जो साइट है, वहां पे क्या हो जाता है, जमा होने लग जाता है। तो वहां पे ब्लड जो होता है वो जमा होगा, अर्थात किसका निर्माण हो जाएगा, हेमेटोमा का निर्माण हो जाएगा। और हेमेटोमा का निर्माण कितने टाइम में हो जाता है, लगभग 24 घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही फ्रैक्चर होता है साथ में ब्लड वेसल्स अर्थात रक्त वाहिनियां जो होती है वो भी फट जाती है। फटने पर खून निकलता है, और वो खून उस फ्रैक्चर की साइट है, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, जैसे मान लो ये बोन टूटी है यहाँ से, और यहाँ से बोन टूटने के बाद वहां पे ब्लड जो होता है वो जमा होता रहता है, अर्थात हेमेटोमा का निर्माण होता है। और इसे टाइमिंग जो होती है वो लगभग 24 घंटे के अंदर हेमेटोमा का निर्माण हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सॉफ्ट फाइब्रस कैलस इसमें कैसे बनता है। और हमने यहाँ पे देखा था हेमेटोमा बन गया था, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बोन है और इस बोन के अंदर फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लड जमा हुआ हो गया था, यानी कि खून यहाँ पे
जमा होके क्या बन गया था, हेमेटोमा बन गया था। तो अब इसमें क्या होता है कि हेमेटोमा के अंदर जो भी मृत कोशिकाएं होती है, तो इसमें जितनी भी मृत कोशिकाएं होंगी, मृत सेल्स होंगी, वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा उनका क्या हो जाता है, भक्षण हो जाता है, खा ली जाती है। जितनी भी हेमेटोमा के अंदर मृत कोशिकाएं होंगी, उनको फैगोसाइटोसिस द्वारा भक्षण हो जाएगा उनका। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा था बोन के ऊपर कौन सी लेयर होती है, पेरिओस्टियम। तो इसमें देखो पेरिओस्टियम, एंडोओस्टियम, हैवर्शियन कैनाल और बोन मैरो। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर देखो बोन की खुद के पार्ट्स हैं, ये पेरिओस्टियम है, एंडोस्टियम है, हैवर्शियन कैनाल है, बोन मैरो है। तो ये नई फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं बनाती है। तो इससे बनती है नई फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो ये क्या बनाती है, नई फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं बनाती है। और यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनना भी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा जैसे हेमेटोमा बना है इसके अंदर, वहां की जो मृत कोशिकाएं हैं उनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा भक्षण हो गया। और फिर कौन सी सेल्स आती है, पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, हैवर्शियन कैनाल और बोन मैरो वाला भाग क्या बनाता है, नई फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं बनाता है। अब देखो नई फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं बन गई, नई वहां पे ब्लड वेसल्स बनने लगी है। और साथ में इस जो ब्लड का क्लॉट जमा हुआ था, हेमेटोमा था, वहां पे फाइब्रिन आ जाता है, फाइब्रस टिश्यू का। तो वहां पे एक तो नई फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बन गई हैं और एक नई यहाँ पे ब्लड वेसल्स बन जाती है, रक्त वाहिनियां बन जाती है। और साथ में आ जाता है वहां पे फाइब्रिन। तो ये पूरे के पूरे फ्रैक्चर साइट जो होती है, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है उसको कवर कर लेती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया हो। तो ये ग्रेनुलेशन उत्तक जैसा दिखाई देता है। और ग्रेनुलेशन उत्तक जैसा जैसे दिखाई देता है, और इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राइमरी सॉफ्ट फाइब्रस कैलस इसके अंदर बन जाता है। अब जितना बड़ा इसके अंदर हेमेटोमा होगा और इस कैलस का जो निर्माण है वो भी उतना ही इसके अंदर बड़ा होता है। तो यह जो प्रक्रिया जो होती है वो लगभग 1 से 2 सप्ताह के अंदर, यानी कि प्राइमरी सॉफ्ट फाइब्रस कैलस जो होता है वो 1 से 2 वीक के अंदर, 1 से 2 सप्ताह के अंदर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से बनता है इसके अंदर प्राइमरी सॉफ्ट फाइब्रस कैलस का निर्माण। देखो थर्ड स्टेज आती है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बोन कैलस। बोन कैलस कैसे बनता है, तो बोन कैलस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोन है और बोन यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी और फ्रैक्चर के ये टुकड़े हैं। और इस साइड पे सबसे पहले क्या होता है कि सॉफ्ट फाइब्रस कैलस तो इसमें बन गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इन फ्रैक्चर के टुकड़ों से यहाँ पे क्या निकलता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम इसमें निकलेगा और वो कैल्शियम जो होता है इस फ्रैक्चर की साइड पे वहाँ पे जमा होने लगता है। तो वो कैल्शियम जो होगा वो जमा हो जाएगा, पहले सॉफ्ट कैलस था और जब कैल्शियम जमा हो जाएगा अर्थात कैल्शियम जब निकलता है तो यह क्रिया कहलाती है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कहलाती है। अर्थात कैल्सिफिकेशन की क्रिया जो होती है वो फ्रैक्चर के 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है। 10 दिन बाद कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब इस सॉफ्ट कैलस पे निकलने लग गया, कैल्शियम जमा होता रहा, तो ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, थोड़ा कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और यदि बाहर से स्किन से इसको हम पालपेट करते हैं तो एक गांठ सी नजर आती है, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां बाहर से एक गांठ सी नजर आती है। तो यही कैलस क्या कहलाता है, प्राइमरी बोन कैलस कहलाता है। अर्थात किससे बनता है, कैल्सिफिकेशन से। बोन के टुकड़ों से क्या निकलेगा, कैल्शियम, और वो उस साइट पे क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। तो यह क्रिया होती है कैल्सिफिकेशन की। ये फ्रैक्चर के 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है और इस प्रकार से प्राइमरी बोन कैलस का निर्माण हो जाता है। अब प्राइमरी बोन कैलस इसमें बन गया और यह प्रक्रिया जो लगभग होती है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है।
यानी कि यह प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कौन सी होती है? प्राइमरी बोन कैलस वाली। तो अब हम फ्रैक्चर की हीलिंग का लास्ट जो चरण है वो देख रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बोन कैलस यानी कि द्वितीयक बोन कैलस का निर्माण कैसे होता है। तो अब इसमें हमने देखा था जैसे प्राइमरी बोन कैलस बना था, कैल्शियम जमा हो गया था। तो अब इसमें जो इसका मर्त भाग होता है वो क्या होता है? घुलने लगता है। द्वितीय कैलस के अंदर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर के टुकड़ों के पास में मर्त भाग होता है तो वो मर्त भाग क्या हो जाता है? इसका घुल जाता है। तो घुलने के बाद हम देखते हैं कि हड्डी के अंदर यहाँ से जो फ्रैक्चर हुआ था और ये फ्रैक्चर के जो किनारे हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो द्वितीयक बोन कैलस के अंदर क्या स्टेप होता है? एक तो जितना भी मर्त भाग होता है इस फ्रैक्चर की साइट पे वो घुल जाएगा, और दूसरा स्टेप में क्या होता है कि फ्रैक्चर के जो किनारे हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब फ्रैक्चर के किनारे आपस में मिल गए और बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, उसका निर्माण भी वापस इसमें होने लगता है, या मेडुलरी कैविटी का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। और मेडुलरी कैविटी इसके अंदर बन गई और फ्रैक्चर के किनारे आपस में मिल गए। अब क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो बोन का भाग होता है, जो गांठ बनी थी प्राइमरी बोन कैलस के अंदर, हार्ड बोन रूपी गांठ थी इसके अंदर, और वो भी ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पे सेल्स आती है। तो ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं हैं वो इस एक्स्ट्रा जो बोनी ग्रोथ हुई है, एक्स्ट्रा बोन का या हड्डी का भाग जो बना है उसको भी क्या कर देती है? ये खत्म कर देती है, उसका भक्षण कर लेती है, अर्थात एक्स्ट्रा जो भाग होता है बोन का उसको हटा देती है। तो इस प्रकार से द्वितीयक बोन कैलस का निर्माण होता है। और ये जो टाइमिंग जो होती है वो 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। 1 से 2 महीने के अंदर यानी कि द्वितीयक बोन कैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रैक्चर की हीलिंग होती है, हड्डी जो होती है फ्रैक्चर हुई है वो जुड़ जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फ्रैक्चर की हीलिंग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो फ्रैक्चर को ठीक होने में बाधा उत्पन्न करते हैं या फ्रैक्चर की हीलिंग में रुकावट बनते हैं? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं वो उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है इसके अंदर एज का है, यानी कि उम्र का है। एज और उम्र का फैक्टर इसमें देखो क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है अर्थात एनिमल बूढ़ा होता है तो उसमें फ्रैक्चर की हीलिंग जो होती है वो देरी से होती है। अर्थात जितना जवान उम्र होगी या यंग एज होती है उसमें फ्रैक्चर की हीलिंग फास्ट होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अर्थात जो एज्ड एनिमल होगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसमें फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो क्या होगी? देरी से होगी। इसी प्रकार से हम दूसरा कारक इसमें देखते हैं। दूसरा कारक आता है फ्रैक्चर की साइट, अर्थात जो फ्रैक्चर है वो किस जगह पे हुआ है इस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार जोड़ वाले हिस्से के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि जॉइंट्स के अंदर या जोड़ वाले हिस्से पे यदि वो फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो हीलिंग है फ्रैक्चर की उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा, अर्थात वो देरी से होगी। इसका रीजन यही है कि वहां जोड़ वाले हिस्से में मूवमेंट होगा, हलचल होगी, अर्थात बढ़िया तरीके से यदि वहां पे इमोबिलाइजेशन नहीं है किया आपने और जोड़ वाला जो फ्रैक्चर है उसमें हीलिंग जो होती है वो देरी से होती है। इसी प्रकार से टाइप ऑफ फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर पे भी डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का जो टाइप कैसा है। जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर इसमें देखा था कि फ्रैक्चर के अंदर एक तो था सिंपल फ्रैक्चर और एक था हमने देखा था कंपाउंड फ्रैक्चर। अब देखो सिंपल जो फ्रैक्चर होता था उसमें हमने यही देखा था कि इसमें किसी प्रकार का बाहर से कंटामिनेशन इसमें नहीं होता, वातावरण के संपर्क में नहीं होता, अर्थात ऐसा फ्रैक्चर कौन सा होता है? सिंपल।
और यदि वही फ्रैक्चर कंपाउंड हो जाता है, तो वही फ्रैक्चर यदि कंपाउंड फ्रैक्चर होगा अर्थात उसकी त्वचा भी फट जाएगी, वातावरण के संपर्क में होगा, तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने से वहाँ पे जो हीलिंग होती है वो क्या होती है, इसमें देरी से होती है। अर्थात यदि सिंपल फ्रैक्चर किसी एनिमल के हुआ है तो वो आसानी से जल्दी ठीक हो जाएगा, और यदि वो कंपाउंड फ्रैक्चर है तो उसमें हीलिंग में क्या आएगी, देरी आएगी। अर्थात ये टाइप ऑफ फ्रैक्चर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो कारक हम देखते हैं कि यदि फ्रैक्चर वाली साइट पर खून या ब्लड की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, और ब्लड की सप्लाई यदि वहां पे अच्छी नहीं है तो भी फ्रैक्चर के अंदर हीलिंग के अंदर क्या आएगी, देरी हो जाएगी। तो ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे फ्रैक्चर की हीलिंग क्या होगी, जल्दी होती है। तो ब्लड की सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अगला कारण है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, यदि वहां पे फ्रैक्चर वाले हिस्से में इन्फेक्शन है तो वहां पे भी हीलिंग के अंदर क्या आएगी, देरी आएगी। यानी कि वो भी फ्रैक्चर जो होता है वो देरी से ठीक होगा, अर्थात उसकी हीलिंग के अंदर भी देरी होगी। इसी प्रकार से हम कई बार देखते हैं कि कई पशु जो होते हैं वो गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। अब गुस्सेल स्वभाव की वजह से जो हमने पीओपी वगैरह प्लास्टर इमोबिलाइजेशन किया है, फिक्सेशन किया है, तो वो उस चीज को रहने नहीं देते, और जिसकी वजह से वहां पे फ्रैक्चर में हीलिंग के अंदर क्या आती है, देरी आती है। यानी कि गुस्से वाला जो स्वभाव वाला पशु है उसके अंदर भी फ्रैक्चर में हीलिंग क्या होगी, देरी से होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और यदि एक इसमें पॉइंट बनता है कि यदि आपने कहीं फ्रैक्चर हो गया है और उस फ्रैक्चर वाली जगह पे यदि उस हड्डी का बढ़िया तरीके से रिडक्शन व उसका फिक्सेशन यानी कि उसको फिक्स या इमोबिलाइज नहीं किया है अच्छे ढंग से, तो उसके अंदर भी फ्रैक्चर के अंदर हीलिंग के अंदर क्या आती है, देरी आती है। तो इसमें हम देख रहे थे कि जो बड़े पशु हैं से लार्ज एनिमल हैं और उनकी लॉन्ग बोन का मतलब होता है लंबी हड्डी के अंदर यदि वहां पे फ्रैक्चर हुआ है तो वो लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर रिपेयर होता है, अर्थात ठीक होता है। यानी कि बड़े पशुओं के अंदर यदि लॉन्ग बोन के अंदर जैसे कि फीमर वगैरह बोन का फ्रैक्चर होता है तो वो 2 से 2.5 महीने के समय के अंदर ठीक होता है। इसी प्रकार से यदि हम घोड़े के अंदर बात करते हैं, इक्वाइन के अंदर, तो घोड़ों के अंदर यदि बाई चांस फ्रैक्चर होता है तो घोड़ों में फ्रैक्चर होने पर इसमें ठीक होने की जो संभावना होती है बहुत कम होती है, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो प्लास्टर या पीओपी जो हम करते हैं फ्रैक्चर पे उसको ये रख नहीं पाता, अर्थात रखता नहीं है। तो घोड़े में फ्रैक्चर को ठीक करना एक महाभारत होती है, क्योंकि घोड़ा एक सिंपल फ्रैक्चर यदि हो जाता है तो उसमें हमने जैसे पीओपी कर दी तो घोड़ा या तो उस पीओपी को ही अपने मुंह से काट देगा, उसको बाइट कर देता है, और या फिर उसमें प्रबल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस पीओपी को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसलिए घोड़े के अंदर एक सिंपल फ्रैक्चर को भी ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो फ्रैक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इसमें फ्रैक्चर का इलाज कैसे करते हैं, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इलाज के अंदर देखो 2 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप होता है रिडक्शन का, पहला स्टेप है रिडक्शन का, और दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन भी बोलते हैं इसको, हम इमोबिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो 2 स्टेप आते हैं किसी भी फ्रैक्चर को ठीक करने के। पहला स्टेप आता है रिडक्शन और दूसरा आता है फिक्सेशन और इमोबिलाइजेशन। अब देखते हैं कि रिडक्शन के अंदर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया है किसी बोन के अंदर और वो फ्रैक्चर के जो टुकड़े हैं इस तरीके से हैं, दूर दूर हैं फ्रैक्चर के टुकड़े, तो उन फ्रैक्चर के टुकड़ों को यथासंभव नजदीक लाया जाता है, अर्थात आपस में मिलाया जाता है। जैसे मान लो ये किसी बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है तो फ्रैक्चर के टुकड़े ऐसे हैं और उनको यथासंभव बिल्कुल एक दूसरे के सटाकर बिल्कुल पास में लाया जाता है, तो ये होता है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। अब देखो रिडक्शन के अंदर कैसे ये है कि जैसे मान लो पिछले पैर के अंदर
यानी कि हाइंड लिम्ब है जो पिछले पैर के अंदर उसमें फ्रैक्चर हो गया है हाइंड लिम्ब के अंदर, तो जो पैर का एंगल है, जैसे मान लो हॉक जॉइंट है, तो इस एंगल को भी हमारे को बना के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि पैर को खींच देंगे हम और उसके ऊपर पीओपी कर देंगे तो उसका एंगल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसमें पैर के एंगल को भी बना के रखना है, फ्रैक्चर के टुकड़ों को पास में लाना है, तो ये कहलाता है रिडक्शन। अब इस कंडीशन के अंदर एक हमारे को मसल रिलैक्सेंट देना जरूरी होता है। मसल रिलैक्सेंट ये क्या काम करता है कि एनिमल के अंदर जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां की मसल्स यदि वहां रिलैक्स नहीं है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वापस उसके रिडक्शन को खराब कर देगा। इसलिए वहां पे मसल रिलैक्सेंट लगा देते हैं उस एनिमल को, तो सारी मसल्स जैसे रिलैक्स हो जाएगी तो उसका नॉर्मल हम एंगल बना सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो अब इस रिडक्शन के देखो 3 तरीके होते हैं इसके अंदर। जो रिडक्शन होता है 3 तरीके कौन से होते हैं इसके, एक होता है मैनिपुलेशन, दूसरा होता है इसके अंदर मैकेनिकल ट्रैक्शन, और तीसरा तरीका इसके अंदर होता है सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच। तो रिडक्शन के देखो 3 तरीके होते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि यहां पे फ्रैक्चर हुआ है, उसको हम हाथ से, यानी कि बाहर की, जैसे मान लो यहाँ किसी पैर के अंदर फ्रैक्चर है तो उसके हाथ से उन टुकड़ों का रिडक्शन करना, उनको पास में लेके आना, यानी कि हाथ से उसको पालपेट करके उसको जो फ्रैक्चर के टुकड़े हैं, फ्रैक्चर के टुकड़ों को यथासंभव पास में लाना क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है, यदि हम ये प्रक्रिया हाथ से करते हैं। एक होता है मैकेनिकल ट्रैक्शन। मैकेनिकल ट्रैक्शन में ट्रैक्शन लगाया जाता है इसके अंदर। तो ये ट्रैक्शन हम कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो ये एनिमल का पिछला पैर है तो यहाँ नीचे वाले हिस्से के अंदर ट्रैक्शन लगेगा और एक ऊपर वाले हिस्से में भी हम इसको खींच के रखेंगे। एक तरफ ट्रैक्शन और एक होता है काउंटर ट्रैक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो ट्रैक्शन लगाते हैं एक साइड के अंदर, वह दूसरा जो साइड होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? काउंटर ट्रैक्शन। यानी कि ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन की सहायता से भी हड्डी के टुकड़ों को पास में लाना, ये भी क्या कहलाता है? मैकेनिकल ट्रैक्शन। यानी कि एक इसका तरीका हो गया रिडक्शन का। एक होती है सर्जिकल अप्रोच। अब सर्जिकल अप्रोच में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया और एक फ्रैक्चर का टुकड़ा इस तरीके से मिलता है, यानी कि ये फ्रैक्चर होने के बाद इस तरीके से बोन की पोजीशन हो गई है, तो कई बार अपनी कितना ही इसमें ट्रैक्शन, मैकेनिकल ट्रैक्शन लगा लें या हाथ से पालपेट करके इनके किनारों को सेट करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? सर्जिकल अप्रोच को चुनते हैं। तो सर्जिकल अप्रोच में क्या करते हैं कि यहाँ इस साइड पे क्या लगाते हैं? इंसिजन देके इसको पूरा को ओपन कर लेते हैं और फिर जो बोन के टुकड़े दूर हुए हैं उनको बिल्कुल एक दूसरे के पास में सर्जरी के द्वारा उसको खोल के बोन के टुकड़ों को सेट करते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? सर्जिकल अप्रोच से रिडक्शन की कहलाती है। तो ये हो गए रिडक्शन के मेथड। अब हम करेंगे रिडक्शन के बाद इमोबिलाइजेशन या उसका फिक्सेशन। अब देखो फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन कैसे होता है। यानी कि रिडक्शन करने का मतलब है कि जैसे 2 बोन के टुकड़े पीस हैं इसके अंदर और इन बोन के किनारों को हम बिल्कुल सटा के पास में ले आए, इनका रिडक्शन कर लिया। अब इस चीज को अपने को क्या करना है? यहाँ पे फिक्स करना है। फिक्स करना है ताकि यहाँ से हमने रिडक्शन किया है वो हिलेगा डुलेगा नहीं होना चाहिए, उसका हिलना डुलना बंद करवाना है। वो एक जगह पे फिक्स रहेगा तो वो फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। तो ये होता है फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन। जितना अच्छा आपका यहाँ पे फिक्सेशन होगा या इमोबिलाइजेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल के दर्द भी कम होता है और फ्रैक्चर जो होता है वो जल्दी रिपेयर होता है। यदि आपका फिक्सेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जोड़ का मूवमेंट बार बार हिलेगा और हिलने पे वो फ्रैक्चर जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका फिक्सेशन और इमोबिलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही वो बोन या हड्डी जुड़ पाएगी। तो अब इसके अंदर फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन के अंदर देखो 2 टेक्निक होती है।
एक तो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। बाहरी फिक्सेशन हम कैसे करते हैं? एक तो होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन और इसी प्रकार से एक होता है इसके अंदर इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। तो आंतरिक फिक्सेशन कैसे होता है, बाहरी फिक्सेशन कैसे होता है? तो हम सभी जानते हैं कि बाहर से जो चीजों के द्वारा किसी बोन के फ्रैक्चर को ठीक करने की विधि अपनाते हैं तो वो एक्सटर्नल फिक्सेशन में आता है। और जैसे आपने नाम सुना ही होगा कि पॉपुलर नाम है पीओपी, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर आ जाती है पीओपी। और क्या हो सकता है इसके अंदर? उसके अलावा इसमें थॉमस स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट का भी यूज किया जाता है एक्सटर्नल फिक्सेशन के अंदर। एक स्प्लिंट आती है कोऑप्टेशन, तो कोऑप्टेशन स्प्लिंट का यूज भी हम इसके अंदर एक्सटर्नल फिक्सेशन में करते हैं। उसके अलावा हम जितनी भी बांस की स्प्लिंट है उसको यूज करके भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की स्प्लिंट भी ले सकते हैं, एक्सरे की फिल्म ले सकते हैं। तो बाहर से जो भी फिक्सेशन होगा इसके अंदर वो सारा का सारा कौन सा फिक्सेशन होता है? एक्सटर्नल फिक्सेशन या बाहरी इमोबिलाइजेशन। इसी प्रकार से आता है इंटरनल फिक्सेशन। अब देखो इंटरनल फिक्सेशन का मतलब यही है कि सर्जरी के द्वारा उस जो साइट है उसको ओपन करके हम अंदर यदि कोई चीज फिक्सेशन के लिए लगाते हैं तो वो सारा का सारा आ जाता है इंटरनल फिक्सेशन में। और इंटरनल फिक्सेशन के अंदर यदि बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मेथड आ सकते हैं? तो एक तो है इसके अंदर बोन प्लेट। तो बोन प्लेट भी इस तरीके से होती है और इसमें होल होते हैं। तो ये भी कोई भी बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसकी साइड के अंदर बोन प्लेट लगा के हम स्क्रू के द्वारा फिक्स कर देते हैं। तो बोन प्लेट हो सकती है। एक आती है इसके अंदर इंट्रामेडुलरी पिनिंग या पिन। इंट्रामेडुलरी पिन की सहायता से बोन के अंदर इंट्रामेडुलरी पिन डाल देते हैं। जैसे मान लो फ्रैक्चर है तो उसकी हीलिंग हो जाती है। तो इंट्रामेडुलरी पिन यूज कर सकते हैं, बोन प्लेट यूज कर सकते हैं, बोन ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर हम स्क्रू यूज करते हैं। स्क्रू मतलब ट्रांसफिक्सेशन स्क्रू होते हैं और इस प्रकार के स्क्रू होते हैं ये। तो इसकी सहायता से भी हम किसी भी बोन का फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसफिक्सेशन स्क्रू के अंदर एक तो आते हैं कॉर्टिकल स्क्रू जो कॉर्टिकल हिस्से में लगते हैं, और एक आते हैं इसके अंदर कैंसेलस स्क्रू। कैंसेलस स्क्रू, तो इनका यूज करके भी हम बोन को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर एक क्रिचनर स्प्लिंट आती है। क्रिचनर स्प्लिंट का यूज करके भी हम किसी भी बोन को फिक्स कर सकते हैं। सारे के सारे जो मेथड हैं वो आंतरिक या इंटरनल फिक्सेशन के हैं। जैसे बोन प्लेट का यूज़ किया हमने, इंट्रामेडुलरी पिनिंग कर सकते हैं, बोन ग्राफ्ट कर सकते हैं, क्रिचनर स्प्लिंट लगती है, स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं, कैंसेलस और कॉर्टिकल स्क्रू आते हैं, या वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनल फिक्सेशन के तौर पर, इमोबिलाइजेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। फिक्सेशन में हमने देखा था एक थॉमस स्प्लिंट। अब देखो थॉमस स्प्लिंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉमस स्प्लिंट जो होती है या तो कॉपर की, एल्यूमिनियम की या ब्रॉस वायर आती है। तो ब्रॉस वायर की बनाई जाती है। तो थॉमस स्प्लिंट के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो थॉमस स्प्लिंट होती है वो कॉपर है, एल्यूमिनियम या ब्रॉस वायर की बनाते हैं। और इसका जो फिक्सेशन जो करते हैं वो कौन सी बोन के लिए ज़्यादा करते हैं? पहली बात तो ये छोटे एनिमल जो होते हैं, स्मॉल एनिमल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। और ये किस प्रकार के फ्रैक्चर के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो ये रेडियस बोन का फ्रैक्चर हो या पीछे वाले पैर के अंदर टिबिया बोन का यदि फ्रैक्चर होता है तो उस केस के अंदर थॉमस स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। किस में किया जाता है? छोटे एनिमल, स्मॉल एनिमल के अंदर। बनाई किससे जाती है? कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रॉस वायर से, ब्रॉस की तार से बनाते हैं। तो थॉमस स्प्लिंट जो होती है इस प्रकार से वायर का एक गोल सर्किल जो होता है वो बनाते हैं, और पैर की शेप के आधार पर, जैसा पैर की शेप है इस तरीके से उसको शेप दी जाती है। तो इस तरीके से थॉमस स्प्लिंट के द्वारा किसी भी फ्रैक्चर की हीलिंग करते हैं। एक हमने देखा था कोऑप्टेशन स्प्लिंट। अब कोऑप्टेशन जो स्प्लिंट जो होती है, कोऑप्टेशन स्प्लिंट का जो यूज होता है वो किस में होता है? लार्ज एनिमल के अंदर, जो बड़े पशु होते हैं। तो लार्ज एनिमल के अंदर इसको यूज़ करते हैं।
और ये आयरन की बनाई जाती है, यानी कि लोहे की बनती है, क्योंकि बड़ा एनिमल है उसके अंदर मजबूत बनाना होता है, तो आयरन की या लोहे की बनाते हैं। लार्ज एनिमल के अंदर यूज़ होती है। और ये किस प्रकार के फ्रैक्चर में यूज़ होती है? ये टिबिया बोन का यदि फ्रैक्चर होता है बड़े लार्ज एनिमल में, तो टिबिया बोन का यदि फ्रैक्चर है तो उस केस में कोऑप्टेशन स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। एक देखो एक्सटर्नल फिक्सेशन, जो बाहरी फिक्सेशन के अंदर हमने देखा था पीओपी का यूज़ किया जाता है। अब ये पीओपी जो होती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये कहाँ किया जाता है? तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे आगे वाला जो पैर है, जैसे फोरलिम है, तो आगे वाले पैर के हिसाब से देखा जाता है तो नी जॉइंट, और पीछे वाले पैर के अंदर हम देखें हाइंड लिम्ब के अंदर, तो पीछे वाले पैर के अंदर हॉक जॉइंट। और इन जॉइंट से यदि नीचे का फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे पीओपी को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सबसे बेस्ट पीओपी आगे वाले पैर में नी जॉइंट, अर्थात जो कार्पल या टार्सल बोन होती है उससे नीचे, और पीछे वाले पैर के अंदर हॉक जॉइंट से नीचे, अर्थात पीओपी सबसे बेस्ट किस प्रकार के फ्रैक्चर में होती है? आगे वाले पैर के अंदर बात करते हैं तो मेटाकार्पल, यदि मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर है, और पीछे वाले पैर के अंदर देखा जाता है तो मेटाटार्सल। इन दोनों बोन के अंदर यदि फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे पीओपी को सबसे बेस्ट मानते हैं। तो पीओपी कैसे करते हैं, पीओपी के लिए क्या मेथड होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पीओपी के लिए सबसे पहले हम, जैसे मान लो ये पीछे वाला पैर एनिमल का है और इसके पीछे वाले पैर के अंदर यहाँ पे हॉक जॉइंट आ गया और ये बोन हो गई इसमें मेटाटार्सल, यहाँ पे फ्रैक्चर है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर के अंदर हम वही है, एनिमल को सबसे पहले सीडेट करके लेटा लेते हैं, और जिस पैर का फ्रैक्चर करना है उस पैर को हम ऊपर की साइड में रखते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर रिडक्शन करते हैं। जैसे मान लो इस बोन के अंदर यहाँ फ्रैक्चर है, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्चर के टुकड़ों को पास में लेके आएंगे। उसके बाद ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन लगाते हैं नीचे वाले पैर के अंदर, और वहाँ से ऊपर से इसमें ट्रैक्शन लगेगा ताकि इसका रिडक्शन हो सके। और उसके बाद इस फ्रैक्चर वाली साइड को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉटन का जो रोल है उसकी एक लेयर की परत हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम इसमें बैंडेज की सहायता से एक बैंडेज इसके ऊपर लपेटते हैं, और बैंडेज लपेटने के बाद यदि लार्ज एनिमल है तो उसमें हम निवार का यूज़ भी कर लेते हैं। तो निवार की 1 से 2 लेयर इसमें चढ़ा देते हैं, और यदि यहाँ पे कोई बांस की स्प्लिंट लगाने की ज़रूरत है तो वो बांस की स्प्लिंट भी हम इसमें लगा के फिर निवार की 1-2 परत इसमें ऊपर और चढ़ा देते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की जो पट्टी होती है उसको 2 से 3 परतें इस पर चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रैक्चर को रिपेयर करते हैं। तो ये थोड़ा पीओपी का मेथड बताया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे को इतना याद रखना है कि ये मेटाकार्पल और मेटाटार्सल के फ्रैक्चर में पीओपी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो ये हो गया पीओपी के अंदर। और एक केस बनता है कंपाउंड का। कंपाउंड फ्रैक्चर यदि होता है तो कंपाउंड फ्रैक्चर के केस के अंदर क्या होता है कि हमने देखा, जैसे मान लो किसी बोन के अंदर यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, तो वो उसकी त्वचा भी फटी हुई है, तो ये ओपन वुंड होता है यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे को क्या करनी पड़ती है, विंडो बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे विंडो बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं। और खिड़की इसलिए बनाते हैं, या तो प्लास्टर करने के बाद में भी बना सकते हैं हम, या उससे पहले भी रख सकते हैं। तो विंडो के अंदर हम डेली उसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसकी ड्रेसिंग करके बैंडेजिंग करते रहेंगे, ताकि यदि आपने डायरेक्ट इसके ऊपर पीओपी कर दी तो वो वहाँ से इन्फेक्शन की वजह से पूरी जो इसकी बोन है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर कई बार उस एनिमल का वहाँ से पैर को भी काटना या हटाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस विंडो बहुत ज़रूरी है कंपाउंड फ्रैक्चर के केस में। तो विंडो बना के हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं, इस प्रकार से कंपाउंड फ्रैक्चर को ठीक करते हैं। तो ये फ्रैक्चर का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल एलएसए एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आते हैं।